कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देता है कि उस केस का खुलासा करने में पुलिस के भी पसीने छूट जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। पुलिस अपराधी से सच उगलवाने के लिए एक ऐसा तरकीब अपनाती है जो शायद इससे पहले कभी ना किया गया हो। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है, क्योंकि अपराधी ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दिया था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी हैरान और परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शहडोल और इसी शहडोल का एक थाना पड़ता है व्यवहारी। बात कर रहा हूं मैं 26 मार्च 2018 की सुबह। एक व्यक्ति थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं खामडंड गांव से बोल रहा हूं। दरअसल मेरे गांव के बगीचे में एक महिला की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। लेकिन पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो देखकर पुलिस भी एकदम से सन्न रह जाती है, क्योंकि उस महिला की बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके गले पे एक तेज़धार हथियार कोई नहीं चला दिया गया था, बल्कि उसके शरीर पे और भी कई जगहों पे चोट या घाव के निशान था। उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी जला दिया गया था। साथ ही साथ उसके शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं था। ये सब देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद उस महिला के साथ में पहले दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद से उसकी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई है। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस उस महिला के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो गांव के लोग कहते हैं कि साहब, ये महिला इसी गांव की रहने वाली है। इसका नाम है नीतू राठौर। नीतू जिसके पति का नाम है रामजी राठौर। रामजी जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जिसके पिता का नाम है बाबूलाल। दरअसल बाबूलाल और रामजी भी वहीं पे मौजूद थे। पुलिस सबसे पहले नीतू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर नीतू के पति और उसके ससुर के तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। 2 दिन के बाद जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है, पुलिस नीतू की डेड बॉडी उसके ससुराल वालों के हवाले कर देती है, जिसके बाद से नीतू की अंतिम संस्कार भी कर दी जाती है। लेकिन पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले नीतू के ससुर बाबूलाल को थाने पर बुलाती है और फिर बाबूलाल से नीतू के बारे में पूछताछ करती है। तो बाबूलाल कहता है कि साहब, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। मार्च का महीना चल रहा है, फसल तैयार हो चुकी है, इसीलिए मैंने अपने खेतों में एक टपरी बना रखा है। दरअसल मैं उसी टपरी में रात के वक्त रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी बहू की हत्या किसने किया है। पुलिस अब इस हत्या के बारे में नीतू के पति रामजी से भी पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जब रामजी से पूछताछ करती है तब पुलिस को मालूम चलता है कि रामजी भले ही शरीर में बड़ा है, लेकिन बुद्धि से एकदम से मंद बुद्धि है। दरअसल नीतू को इस दुनिया को छोड़ के जाने से रामजी के अंदर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। पुलिस जब रामजी से पूछताछ करती है तो रामजी भी पुलिस को कोई जवाब नहीं देता है। पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार नीतू की हत्या किया किसने है। लेकिन पुलिस भी अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस फिर से बाबूलाल से पूछताछ करती है तो बाबूलाल कहता है कि साहब, रात्रि के वक्त मैं तो खेतों में अपने टपरी पे था, मेरा बेटा घर पे था। हो सकता है कि शायद मेरे बेटे ने ही मेरी बहू की हत्या कर दिया हो। लेकिन बाबूलाल जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो ये सुन करके पुलिस को भी बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि एक पिता अपने ही बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाबूलाल जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को भी बाबूलाल के बातों पे यकीन नहीं होता है, क्योंकि नीतू की जितने शातिर तरीके से हत्या की गई थी उतना दिमाग नीतू के पति रामजी के पास नहीं था। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए अपने एक लेडी कांस्टेबल को रामजी के गांव में भेजती है। लेडी कांस्टेबल जब रामजी के गांव में जाती है तो कई मर्दों के साथ साथ महिलाओं से भी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जब थाने में जाती है तो अपने सीनियर से कहती है कि साहब, गांव वालों से मालूम चला है कि नीतू ने 2 साल पहले साल 2016 में अपने पति और ससुर के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस किया था।
लेडी कांस्टेबल अपने सीनियर से ये भी कहती है कि नीतू मजदूरी का काम करती थी। 25 तारीख को शाम के वक्त जब अपने काम से लौट रही थी तो अपने सहेली से बता रही थी कि अगले दिन वो अपने मायके जाने वाली थी, इसीलिए शाम के वक्त अपने ससुर से मिलने के लिए खेतों पर गई थी। लेडी कांस्टेबल जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस को अब कहीं ना कहीं बाबूलाल के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि नीतू ने आखिरी बार बाबूलाल से ही मुलाकात किया था। पुलिस के हाथ में कोई सबूत तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी पुलिस बाबूलाल को लेकर के थाने में आती है और फिर बाबूलाल से नीतू के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन बाबूलाल भी बार बार एक ही जवाब देता है कि साहब मुझे नहीं मालूम कि मेरी बहू की हत्या किसने किया है। इसके बावजूद भी पुलिस बाबूलाल के साथ में सख्ती से पेश नहीं आती है, बल्कि पुलिस बाबूलाल को धर्म ग्रंथों का हवाला देती है और उससे कहती है कि इंसान जो भी कर्म करता है अपने कर्मों का फल एक न एक दिन पाता ज़रूर है, अब वो चाहे कर्म अपने जीते जी पाए या फिर मरने के बाद पाए। पुलिस जब धर्म ग्रंथों का हवाला देकर के बाबूलाल से पूछताछ करना शुरू करती है तो न जाने बाबूलाल को भी क्या हो जाता है, वो काफ़ी भावुक हो जाता है और इसी भावना में आकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन बाबूलाल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। बाबूलाल जिसका बेटा राम जी अभी मात्र 4 साल का ही था, तभी बाबूलाल की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद से बाबूलाल दूसरी शादी नहीं करता है, बल्कि अपने बेटे की बड़े लाड प्यार से परवरिश करता है। समय के अनुसार रामजी जब बड़ा होता है, शरीर तो उसका बड़ा हो जाता है, लेकिन शरीर के हिसाब से उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है। रामजी जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, उसके बाद से बाबूलाल अपने बेटे की शादी कराने के लिए कई जगहों पर रिश्ते भी तय करता है, लेकिन हर जगहों से रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट जाता है क्योंकि सबको मालूम चल जाता है कि रामजी मंदबुद्धि है, जिसकी वजह से अब बाबूलाल भी काफ़ी परेशान रहने लगता है। कहीं भी जब रामजी का रिश्ता तय नहीं हो पाता है, आखिरकार बाबूलाल भी हार थक करके अपने घर बैठ जाता है। लेकिन बाबूलाल जैसे ही बैठ जाता है, एक दिन नीतू के घर परिवार वाले नीतू का रिश्ता लेकर बाबूलाल के घर पे पहुंचते हैं। न जाने नीतू के घर परिवार वालों को कैसे नहीं मालूम चलता है कि रामजी मंदबुद्धि है और नीतू के घर परिवार वाले नीतू का रिश्ता रामजी से तय कर देते हैं। नीतू का रिश्ता जैसे ही रामजी से तय हो जाता है, उसके बाद से बाबूलाल भी आनन फानन में अपने बेटे की शादी नीतू से कर देता है। नीतू जब रामजी से शादी कर अपने ससुराल जाती है, पहली रात को अपने कमरे में पूरी रात रामजी का इंतजार करती है, लेकिन रामजी अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है। इधर नीतू को लगता है कि शायद उसका पति हार थक गया होगा, इसीलिए उसके पास नहीं आया। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, नीतू को सच्चाई मालूम चल जाता है कि उसका पति मंदबुद्धि है। इसके बावजूद भी नीतू अपने पति के साथ रहती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, नीतू को ये भी सच्चाई मालूम चल जाता है कि रामजी मंदबुद्धि नहीं है, बल्कि उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि किसी महिला को शारीरिक सुख दे पाए। नीतू को जब ये सच्चाई मालूम चलता है, उसके बाद से नीतू अपने पति को कई सारे डॉक्टरों के पास ले जाती है, उसका ट्रीटमेंट भी करवाती है, लेकिन इसके बावजूद भी रामजी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरना शुरू हो जाता है। इधर मंदबुद्धि होने की वजह से रामजी भी आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर अपने पत्नी के साथ झगड़े तकरार ही नहीं करता है, बल्कि बुरी तरीके से उसकी पिटाई भी कर देता है। देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन 2 साल के बाद जब रामजी एक दिन अपनी पत्नी की पिटाई करता है, इस वजह से नीतू इस कदर से नाराज़ हो जाती है कि गुस्से में अपने मायके चली जाती है और फिर मायके से ही अपने पति और ससुर के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर देती है। जैसे ही केस रजिस्टर्ड हो जाता है, इस बात की जानकारी नीतू के ससुर बाबूलाल को मालूम चल जाता है। बाबूलाल को जब मालूम चलता है, बाबूलाल एकदम से परेशान हो जाता है। लेकिन बाबूलाल सबसे ज़्यादा तब परेशान हो जाता है जब उसके गांव वाले उसे सुझाव देते हैं कि जितना जल्द हो सके अपने बहू को अपने घर लेकर आओ, वरना तुम दोनों को जेल जाना पड़ जाएगा। जेल का नाम सुनकर बाबूलाल एकदम से डर जाता है, अपने बहू के मायके में जाता है और कैसे भी समझा बुझाकर नीतू को अपने घर लेकर आता है। उसके बाद से बाबूलाल ही अपनी बहू की देखरेख करना शुरू कर देता है। नीतू को किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ता है, बाबूलाल ही मार्केट में जाता है, खरीद कर लाता है और नीतू को दे देता है। लेकिन बाबूलाल जब नीतू के करीब पहुंचता है तो नीतू की जवानी देख बाबूलाल की भी नीयत ख़राब हो जाती है। बाबूलाल की नीयत तो ख़राब हो जाती है, लेकिन डर के मारे अपनी दिल की बात नीतू से नहीं कह पाता है।
लेकिन नीतू का जब देख रेख करना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं नीतू के दिल में भी बाबूलाल के लिए प्यार जग जाता है और ना चाहते हुए भी एक दिन बाबूलाल और नीतू के बीच में मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती है। पहली बार जब इनके साथ में संबंध बनता है उसके बाद से ये सिलसिला हमेशा के लिए चल पड़ता है। समय बेहतर तरीके से गुजरना शुरू हो जाता है। नीतू भी काफ़ी खुशहाल तरीके से अपने घर में रहने लगती है, लेकिन इस बात की जानकारी गांव में किसी को नहीं मालूम चलता है। नीतू का पति राम जी जो दिन भर इधर उधर घूमता है, कहीं भी उसे कुछ भी मिल जाता है वहीं पे खाकर और वहीं पे सो जाता है। नीतू अपने ससुर के ऊपर डिपेंड हो जाती है। उसके बाद से नीतू भी अपने गांव के कुछ महिलाओं के साथ में जहां तहां मजदूरी का काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन नीतू अपने ससुर से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन नीतू जैसे ही अपने दिल की बात अपने ससुर से कहती है तो ये शादी के बात सुनकर बाबूलाल एकदम से घबरा जाता है। बाबूलाल नीतू को समझाते हुए कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, भला मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। अगर मैंने तुमसे शादी कर लिया तो आस पड़ोस के लोग हमें जीने नहीं देंगे। लेकिन नीतू अपने जिद पर उतर जाती है, कहती है कि मैं इस तरीके से आपसे कब तक छुप छुप करके मिलते रहूँगी, बेहतर है कि हमारे रिश्ते का एक नाम दे दिया जाए। लेकिन बाबूलाल इस शादी के लिए कभी तैयार ही नहीं होता है। अब उसके बाद से बाबूलाल अपनी बहू से दूरी बनाना शुरू कर देता है। मार्च का महीना आ जाता है, फसल भी लगभग तैयार हो जाता है। इसीलिए बाबूलाल अब नीतू से दूरी बनाने के लिए अपने खेतों में एक टपरी डाल देता है और रात्रि के वक्त वहीं पर रहना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब बाबूलाल और नीतू के बीच में कई दिनों तक मुलाकात नहीं हो पाता है। इस बीच नीतू कई बार बाबूलाल से घर पर ठहरने के लिए कहती है, लेकिन बाबूलाल नीतू से दूरी बना लेता है। बाबूलाल को लगता है कि अब अगर उसके मैं नज़दीक गया तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, दोनों के बीच में जब मिलन नहीं हो पाता है, 25 मार्च 2018 को हर रोज़ के तरह नीतू अपने सहेलियों के साथ में काम करने के लिए तो जाती है, लेकिन शाम के वक्त जब उधर से रिटर्न होती है तो अपने सहेली से कहती है कि कल मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, इसीलिए शाम के वक्त मैं अपने ससुर से खेतों पे मिलने के लिए जा रही हूँ। इतना ही कहकर वहाँ से नीतू निकल तो जाती है, लेकिन अपने घर पे नहीं जाती है, बल्कि बाबूलाल से मुलाकात करने के लिए सीधे खेत पे चली जाती है। खेतों पे जब पहुँचती है तो बाबूलाल से कहती है कि आज रात्रि के वक्त घर पे चलो, लेकिन बाबूलाल कहता है कि मैं घर पे नहीं जाऊँगा। बाबूलाल जब घर पे जाने से इनकार करता है तो नीतू कहती है कि ठीक है, आज रात को मैं भी यहीं पे ठहर जाती हूँ। लेकिन वहाँ पे जब रुकने की बात कहती है, ये सुनकर बाबूलाल एकदम से डर जाता है, क्योंकि रात्रि के वक्त अक्सर बाबूलाल के कुछ दोस्त उससे बीड़ी और तंबाकू मांगने के लिए वहाँ पे आते जाते रहते थे। बाबूलाल को अब डर सताने लगता है कि अगर किसी को जानकारी हो गया कि उसकी बहू रात के वक्त उसके पास यहाँ पे ठहरी है, सारी सच्चाई लोगों को मालूम चल जाएगा। बाबूलाल नीतू से कहता है कि तुम घर पे चली जाओ। नीतू अपने जिद पर उतर जाती है, कहती है कि मैं कल मायके जाने वाली हूँ, इसलिए आज रात मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। लेकिन बाबूलाल इसके लिए तैयार ही नहीं होता है। इसी बात को लेकर के जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है तो नीतू बाबूलाल को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मुझसे शादी भी अगर नहीं करोगे, तो मैं कल ही थाने में जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगी। नीतू जैसी इस तरह की बातें बाबूलाल से कहती है, बाबूलाल इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अपने पास से एक तेज़धार हथियार निकालता है और उस हथियार को नीतू के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से नीतू की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से बाबूलाल अपने आप को बचाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत नीतू की डेड बॉडी को उठाकर अपने गांव से थोड़ी दूर आम के बगीचे में ले जाता है और वहीं पे डाल देता है और फिर उसके शरीर के सारे कपड़े उतार देता है। साथ ही साथ उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट या घाव के निशान भी देता है। उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी बुरी तरीके से जला देता है। बाबूलाल ये सब कुछ सिर्फ इसलिए करता है कि जब लोग देखेंगे तो सबको यही लगेगा कि नीतू के साथ में किसी ने दुष्कर्म किया है और फिर उसकी हत्या कर दिया है। वाकई में बाबूलाल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस बाबूलाल के तहरीर पर उसे अदालत में पेश करती है और फिर उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।